गुड इवनिंग। आज के सेशन में मैं पोएम पढ़ाने वाला हूँ, यानी ये सेशन जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए है। एक बुक होता है आपके पास, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इस बुक को देखिए, पहचानिए। इसमें पोएम्स के कई चैप्टर हैं और मैं आज फर्स्ट पोएम को डील करने वाला हूँ। तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप इस पोएम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बुक खोलिए, सबसे पहले पोएम पे चले जाइए जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन के द्वारा ये कंपोज किया गया है। आज उसी पोएम पर चर्चा करेंगे। आज पूरे पोएम के मीनिंग को मैं बताऊंगा और मीनिंग बताने के बाद फिर अगले किसी सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। तो तत्काल मैं आज पोएम्स के मीनिंग को बतलाने वाला हूँ। एक बात जान लीजिए, जब भी किसी पोएम को आप पढ़े तो आपके लिए बेहतर होता है कि सबसे पहले उसके पोएट के बारे में जान लें। अगर आप पोएट के बारे में जान लेते हैं तो पोएम को अच्छे से समझ सकते हैं। चूंकि पोएम कैसा लिखा गया है, किस अवस्था में लिखा गया है, ये पोएट के माइंडसेट पर डिपेंड करता है, उसके मनोदशा पर डिपेंड करता है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बुक भी हाथ में रखिए, स्क्रीन पर भी देखिए। सारी चीजें आपको स्क्रीन पर भी मिलेंगी, लेकिन बुक रहेगा तो एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आपके पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, एक एक लाइन के मीनिंग को मैं बतलाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं पोएट के बारे में बता दूं। सबसे पहले जानिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा कंपोज पोएम है। अब जॉन डॉन शब्द सुनने में थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा। डॉन शब्द खास करके जैसे कि हम यूज करते हैं उस टाइप का कोई डॉन नहीं है। यहाँ पर डॉन का मतलब है ये टाइटल एक्चुअली। तो जॉन डॉन या डॉन डॉन करके मैं बोलूंगा तो आप जान जाएंगे कि मैं उनके टाइटल का यूज कर रहा हूँ। तो किनके द्वारा कंपोज किया गया है? जॉन डॉन के द्वारा। तो जॉन डॉन के बारे में जानिए। जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन 1572। 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1572 में इनका जन्म हुआ था। एक बात ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको डील करने पड़ेंगे, तो प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन 1572, यानी जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। एंड ही डाइड इन 1631, और इनकी मौत जो है वो 1631 में हुई थी, 1631 में हुई थी। अब इनके बीच में जब तक वो जीवित थे उनके बीच की चीजों को जानिए। He was the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verses. वो उनको पायोनियर कहा जाता था। सबसे पहला सवाल उठेगा कि पायोनियर का मतलब क्या होता है? तो पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। उनको पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता था। भाई किस चीज के पथ प्रदर्शक के रूप में उनको जाना जाता था? तो न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्सेज। और फिर दो शब्द यहां पर आपके सामने आ गया, लिरिकल और सैटिरिकल। अब सवाल उठेगा लिरिकल का मतलब क्या होता है? तो लिरिकल का मतलब होता है काव्यात्मक। काव्य शब्द समझते होंगे, काव्य से ही काव्यात्मक बनता है। और सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और वर्ष का मतलब होता है पद। मतलब नए प्रकार के काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक पदों के जनक के रूप में उनको, मार्गदर्शक के रूप में उनको जाना गया। किसको? जॉन डॉन को जाना गया। कॉल्ड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल भी कहलाया। उनका जो पद था, वो जिस पद को लिखते थे वो मेटाफिजिकल के रूप में भी जाना जाता है। मेटाफिजिकल के कई मीनिंग होते हैं। आत्म विषयक बोल सकते हैं आप, या फिर आध्यात्मिक भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर मैं बता देता हूं ऑब्जेक्टिव। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता था। वो मेटाफिजिकल पोइट भी थे, उनके पद को भी मेटाफिजिकल के रूप में जाना जाता था। मेटाफिजिकल का मतलब आत्म विषयक या फिर आध्यात्मिक के रूप में आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहे मेटाफिजिकल पोइट की बात करेंगे तो कौन होंगे? जॉन डॉन होंगे। ठीक है। उनका जन्म लंदन में हुआ था। किनका जन्म? जॉन डॉन का जन्म। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, उनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, बड़े ही समृद्ध कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ था। मतलब उनका परिवार जो था काफी अच्छा परिवार था, धनी परिवार था, समृद्ध परिवार था, सब कुछ से संपन्न उनका परिवार था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, जब उनका जन्म हुआ था तो प्रॉस्पेरस समृद्ध कैथोलिक परिवार में जॉन डॉन का जन्म हुआ था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक था मतलब कैथोलिक के प्रति बाकी लोगों का गुस्सा था, कैथोलिक के प्रति लोग विद्रोह कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जॉन डॉन जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, और वो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, और पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, जिसके वजह से जॉन डॉन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी।
मतलब बाध्य होना पड़ा था, क्योंकि पूरा कॉलेज का एनवायरनमेंट भी क्या था, एंटी कैथोलिक था। कॉलेज का पूरे इंग्लैंड का एनवायरनमेंट एंटी कैथोलिक था, इसलिए जॉन डॉन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अच्छा एक बताइए, जॉन डॉन का जन्म लंदन में हुआ था, ये बात ध्यान में आ गया। 1572 में हुआ था, ये भी याद रखना पड़ेगा। वो मेटाफिजिकल पोइट थे, ठीक है, वो पायोनियर थे किस चीज के, लिरिकल और सैटिरिकल वर्स के पायोनियर थे। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ाई बिना पूरा किए हुए ही उनको छोड़ना पड़ा था, ठीक है, बिना डिग्री लिए हुए। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में थे वो, बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने पढ़ाई किस चीज की थी, इसको जान लीजिए। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, मतलब कानून की पढ़ाई की थी। एंड रेड थियोलॉजी, और उन्होंने थियोलॉजी का मतलब होता है अध्यात्म, अध्यात्म को भी पढ़ा था। जॉन डॉन लॉ के भी ज्ञाता थे और अध्यात्म के भी ज्ञाता थे। उन्होंने 2 नेवल एक्सपेडिशंस, नाविकों की जो यात्रा थी उसमें भाग लिया था, नेवल एक्सपेडिशंस में भाग लिया था। एंड बिकेम ए सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, और बाद में उनको अच्छी जगह पर एक अच्छी नौकरी लगी थी, सेक्रेटरी की, सचिव की नौकरी लगी थी। किसको, जॉन डॉन को। 2 नेवल एक्सपेडिशंस में भाग लिए थे, बाद में उनकी नौकरी लगी थी सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, जो काफी अच्छी उनकी नौकरी थी। He lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। लेकिन दुर्भाग्य था जॉन डॉन का कि उनकी वो नौकरी छूट गई थी, क्योंकि उनको जेल जाना पड़ा था। भाई जॉन डॉन को जेल क्यों जाना पड़ा था, तो एक्चुअली जॉन डॉन ने अपने पैट्रॉन्स के नीस से, पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक, जिन्होंने इनको संरक्षण दिया था, उनके भतीजी से इन्होंने चुपचाप शादी कर लिया था। किसने, जॉन डॉन ने, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था, और जेल जाने की वजह से इनकी नौकरी भी छूट गई थी। 1615 में, मतलब 1615 में, एट द एज ऑफ 42, जब इनकी एज 42 वर्ष की थी, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन नाम के चर्च में जॉन डॉन ने पादरी के पद को संभाल लिया। कब, जॉन डॉन पादरी के पद को कब संभाले थे, तो 1615 में। उनका एज क्या था उस समय, 42 ईयर्स था। किस चर्च में थे, तो एंग्लिकन चर्च में उन्होंने संभाला था। 42 वर्ष के एज में, जब 1615 चल रहा था, तो जॉन डॉन ने एंग्लिकन चर्च में पादरी के पद को संभाल लिया था। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और जल्द ही अपने जमाने के सबसे अच्छे उपदेशकों में से एक हो गए। मतलब इनके पास उपदेश देने की अद्भुत कला थी, इसलिए इन्होंने अपने उपदेश से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और जल्द ही इनकी गिनती अच्छे उपदेशकों में से एक में होने लगी। जॉन डॉन के जो पोएम्स था, लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था। ये पुरानी परंपराएं जो चलती आ रही थी, जॉन डॉन ने उसको ब्रेक किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन डॉन को पायोनियर कहा गया है। पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। इन्होंने रास्ता दिखलाया। एक ओल्ड ट्रेडिशन था जो पोएम लिखने का, उस ओल्ड ट्रेडिशन को इन्होंने तोड़ा, और क्या किया सो देख लीजिए जॉन डॉन ने। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home point and combine passion with the verbal and intellectual teaching। एक्चुअली होता क्या था कि जॉन डॉन जब अपनी कविताएं को लिखना शुरू किए, तो ये जो ओल्ड ट्रेडिशन था, ट्रेडिशनल पोएम्स लिखा जाता था, एक पैटर्न था, उस पैटर्न से कुछ हटे। और जब भी अपनी बातों को जोड़ दे करके इनको कहना पड़ता था, खास करके जब ये लव पोएम लिखते थे और लव पोएम में अपनी बातों को जोड़ दे करके इनको कहना पड़ता था, तो लेटेस्ट जो डिस्कवरीज हुआ करता था साइंस का, या फिर ज्योग्राफी से संबंधित उनका, ज्योग्राफी या साइंस के सेक्टर से जो भी लेटेस्ट डिस्कवरीज था, उसका एग्जाम्पल्स दे करके और अपने लव पोएम में उसको इमेज के रूप में यूज करके अपनी बातों को वो जोड़ दे करके समझाने की कोशिश करते थे। जॉन डॉन्स को जाना जाता था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड इलेजीज के लिए, एंड सोरेमंस। ये तीनों आपको उनकी रचनाएं थी, जिसको याद रखना पड़ेगा। भाई किनकी है ये, तो आपको बताना पड़ेगा। जॉन डॉन, एक है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एक है सटायर्स एंड एलिजीज, और एक है सेरेमंस। इनके लिए उनको जाना जाता था। किनको? जॉन डॉन को जाना जाता था। उनके पास जो कविता लिखने का तरीका था बिल्कुल अलग था, किसी ने भी उस तरीका को अपनाया नहीं, और उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भूला नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से आज हम उनको याद करें। कविता में बढ़ेंगे आगे, कविता की एक एक लाइन के मीनिंग को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पोइट के बारे में बता रहा था। एक बार मैं पोइट के बारे में फिर से शॉर्ट में बता करके आगे बढ़ जाता हूं।
जॉन डॉन को नए प्रकार के काव्यात्मक तथा व्यंग्यात्मक पदों के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है, जिसे आत्म विषयक या फिर आध्यात्मिक भी कहा गया है। उनका जन्म लंदन में एक समृद्ध कैथोलिक परिवार में हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो इंग्लैंड कैथोलिक विरोधी विचारधारा वाला देश था। जॉन डॉन को उनके धर्म के कारण बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की तथा अध्यात्म का अध्ययन किया था। उन्होंने 2 नौसेना यात्रा अभियानों में भाग लिया था तथा प्रभावशाली एवं अच्छी सचिव की नौकरी प्राप्त की थी, जिसे उन्हें उस समय छोड़ना पड़ा था जब उन्होंने अपने आश्रयदाता के भतीजी से चोरी छिपे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उनको कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा था। 1665 में 1615 में 42 वर्ष की उम्र में जॉन डॉन जो थे वो एंग्लिकन चर्च के पादरी के पद को स्वीकार किया और जल्द ही अपने समय के सबसे अच्छे उपदेशक में से एक बन गए। उनका जो भी लिरिकल पोएम्स हुआ करते थे या फिर जो भी लव पोएम्स होते थे, उन सारी कविताओं में उन्होंने पुरानी परंपराएं, जो ओल्ड ट्रेडिशन था, उसको खत्म कर दिया। वो हमेशा बोलचाल में यूज होने वाले स्वर का परिचय कराते थे अपने कविताओं के पोएम्स के माध्यम से। उनकी जो भी लव पोएम्स थी उनमें जोर देने के लिए लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ था या फिर ज्योग्राफिकल रिसर्च हुआ था उसका इस्तेमाल करते थे बातों को समझाने के लिए, उदाहरण के रूप में। जॉन डॉन की अपनी जो रचनाएं थी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलेजीज और सेरेमन्स, इसके लिए उनको काफ़ी जाना जाता था। ये तो लेखक का परिचय था। तो अब मैं आपको पोइम की तरफ ले चलूंगा। पोइम की एक एक लाइन को पढ़ूंगा और उसके हिंदी को बतलाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से इसको सुनिए। जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव सेशन पे काम करूंगा या फिर क्वेश्चन आंसर्स पे काम करूंगा तो आप आसानी से वहां पर क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं, अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो चलिए पोइम को पढ़ता हूं मैं और मीनिंग भी बताता हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, इस पंक्ति में स्वीटेस्ट लव शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वीटेस्ट लव किसको कहा गया है? तो स्वीटेस्ट लव यहां पर वो अपने बिलॉव्ड के लिए यूज करते हैं। बिलॉव्ड का मतलब होता है प्रेमिका के लिए यूज करते हैं, जो कि उनकी पत्नी भी है, बाद में वाइफ भी बनी है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि अपने पेट्रॉन्स के नीच से उन्होंने चुपचाप शादी कर लिया था। तो स्वीटेस्ट लव शब्द किसके लिए है? उनके बिलॉव्ड के लिए है। बिलॉव्ड कम वाइफ। आई डू नॉट गो, आई शब्द यहां पर खुद जॉन डॉन ने अपने लिए यूज किया, मतलब कवि यानी कि इस पोएम के स्पीकर के लिए आई शब्द का यूज किया गया है। इसके स्पीकर कवि जॉन डॉन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। अब इस लाइन के मतलब को समझ लीजिए। हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे थक करके या ऊब करके नहीं जा रहा हूं। अब एक सवाल उठता है कि कवि को कहीं जाना है, कभी कहीं जा रहे हैं और अपने प्रेमिका को इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे ऊब करके या तुमसे थक करके, तुमसे हार करके, तुमसे तंग होकर के कहीं नहीं जा रहा हूं। एक बात तो स्पष्ट है कि कभी कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, कभी को जर्मनी जाना है, टूर पर जाना है, कभी टूर पर जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी बिलॉव्ड जो उनकी वाइफ है वो नहीं चाहते हैं कि जॉन डॉन टूर पर जाएं। अब क्यों नहीं चाहते हैं? तो जैसे जैसे मैं कविता को पढ़ाऊंगा वैसे वैसे सारी बातें स्पष्ट होंगी, और इसलिए पोइट जो है इस कविता के माध्यम से अपने बिलॉव्ड को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से इस लाइन को मैं बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। हे मेरे प्रिय, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, मतलब मैं किसी और कारण से जा रहा हूं। लेखक को जर्मनी टूर पर जाना है, जाने का कुछ और कारण है, तो आगे की पंक्तियों से स्पष्ट करते हैं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। अब इस पंक्ति के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ना तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे तुमसे अच्छी कोई लेडी मिल जाए, ना ही मैं इस खोज में जा रहा हूं कि मुझे तुमसे अच्छी कोई बिलॉव्ड मिल जाए, तुमसे कोई ब्यूटीफुल बिलॉव्ड मिल जाए। ऐसी भी मेरी कोई मंशा नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संसार, इस संसार में तुमसे अच्छी प्रेमिका कोई हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। इसलिए मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं जा रहा हूँ। ना तो मैं तुमसे तंग हुआ हूँ, ना तो मैं तुमसे ऊब गया हूँ, ना ही मैं तुमसे थका हुआ हूँ, और ना ही मुझे किसी दूसरी महिला की तलाश है, या फिर मैं तुमको छोड़ करके दूसरी महिला के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे जाने का कुछ और कारण है। बिलॉव्ड को समझा रहे हैं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टीस बेस्ट। अब लेखक बताते हैं कि एक बात तो तय है कि एक न एक दिन मरना है ही।
मुझको भी मरना है, तुमको भी मरना है, तो हर कोई को एक न दिन मरना है, और जब मरना है तो मरेंगे तो हम लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये तो तय है कि मुझे भी मरना है और तुमको भी मरना है। तो यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले इस जीवन को, इस जिंदगी को क्यों न कुछ आनंद दे दूं। हमारे जो जीवन के बचे हुए पल हैं उसको आनंदमय तरीका से क्यों न मैं बिता लूं। दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई, ताकि मौत जो हो, जब हम मरे तो हमारी मृत्यु शानदार मृत्यु हो और हमें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं हो। एक प्रकार से लेखक अपनी पत्नी को, पोइट अपनी पत्नी को, वाइफ को, बिलॉव्ड को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इसके माध्यम से कि ये जो हमारा टूर है ये तो एक टेम्पोररी सेपरेशन है, और मौत जब आएगी तो परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा। तो एक न एक दिन हम लोगों को तो अलग होना है, तो क्यों नहीं मरने से पहले एक तो मैं मजे भी ले लूं और एक दूसरे से संसार का मजा ले लूं, संसार को देख लूं, जो भी सुंदर चीज है उसका अनावरण कर लूं और एक दूसरे से अलग रहने का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लूं। इस स्टेंजा को एक बार मैं अच्छे से फिर से मैं मीनिंग बता करके फिर अगले स्टेंजा पे चलूंगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे थक कर, तुमसे ऊब कर या किसी भी प्रकार से तुमसे परेशान होकर के नहीं जा रहा हूं। ना ही मुझे यह उम्मीद है कि इस दुनिया में मुझे तुमसे सुंदर कोई महिला, तुमसे अच्छी कोई प्रेमिका मुझे मिलेगी या संसार मुझे दे पाएगी, ऐसी मेरी कोई धारणा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुझे या हर कोई को एक न एक दिन मरना है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे अच्छा यह होगा कि मरने से पहले क्यों ना थोड़ी सी खुशी को प्राप्त कर लूं। तो मैं जीवन में या फिर संसार में जो भी अच्छी चीज हैं उनका मैं अनावरण करना चाहता हूं, उनको मैं देख लेना चाहता हूं, ताकि मरने समय किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं रहे। और इस प्रकार में या हर कोई मृत्यु को तो प्रदान करते ही हैं, मेरी जो मृत्यु हो, मेरी जो मौत हो वो शानदार मौत हो। ये फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग था। ऑफलाइन में जैसे पढ़ाया जाता है वैसा तो संभव है नहीं, बोर्ड पर लिख करके एक एक लाइन को, एक एक वर्ड के मीनिंग को बताया जाता है, वैसा करने में वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑफलाइन का कुछ और ही बात होता है, क्लासरूम जो स्टडी होता है। तो चलिए अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जॉन डॉन की एक खासियत थी। खासियत क्या थी कि जब भी वो कुछ समझाते हैं, खास करके उनका जो लव पोएम होता है ये लव पोएम के रूप में है। ये जो सॉन्ग है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लव पोएम है, प्रेम की कविता है। तो इस प्रणय कविता है, आप इसको कह सकते हो। इस कविता के माध्यम से मैंने बताया था थोड़ा देर पहले जॉन डॉन के बारे में कि हमेशा वो साइंटिफिक चीज़ या जो भी ज्योग्राफिकल चीज़ है उसके माध्यम से किसी बात को जोड़ दे करके वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट एंड हेंस इट इज हियर टुडे। कल रात, एस्टर नाइट का मतलब क्या होता है? कल रात, पिछली रात सूरज चला गया था तथा आज वो फिर वापिस आ गया है। लेखक अपने बिलॉव्ड कम वाइफ को समझाने के लिए सन का एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि कल रात सन यानी सूरज चला गया था, आज फिर आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, और उसके पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई चेतना है। उसके पास ना तो कोई डिजायर है, ना तो कोई इच्छा है, ना ही कोई चेतना है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और आने जाने का कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। सूरज के जाने का और आने का एक ही तरीका फिक्स है, वो उसी रास्ते से जाता और उसी रास्ते से आता है। देखो कल रात सूरज चला गया था, फिर आज यहीं पर है। उसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई चेतना है, और उसके पास आने जाने का कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। यानी सूर्य जाता है और चला आता है, यह वो सोच विचार करके कुछ ऐसा नहीं करता, उसका एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को वो फॉलो करता है, लेकिन जाता है तो चला आता है। देन फियर नॉट मी, तो फिर मुझे क्यों डराती हो? क्यों अपने मन में किसी प्रकार के शंका को पालती हो? क्यों किसी प्रकार के अनिष्ट या किसी प्रकार के किसी अनहोनी के होने के बारे में पहले से सोच लेती हो? देखो सूरज के बारे में, कल गया था तो चला आया आज, यानी जो जाएगा सो आएगा। उसके पास ना तो कोई डिजायर है, ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई चेतना है, ऐसा कुछ भी सोच समझ करके नहीं करता है, ना तो शॉर्टकट है। तो लेखक अपने बारे में यहाँ पर बताते हैं कि मुझे क्यों डराती हो, किस बात के लिए? कि मैं जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। सूरज को देखो, गया था तो आया कि नहीं, मैं जाऊंगा तो आऊंगा, जाऊंगा तो मैं आऊंगा। एक्चुअली है यहाँ पर क्या कि लेखक के बिलॉव्ड को, पोइट के बिलॉव्ड को इस बात का डर है कि अगर जॉन डॉन टूर पर जाते हैं तो कुछ अनहोनी उनके साथ हो जाएगा और हो सकता है कि वापस नहीं आएंगे। उसी बात के लिए द पोइट इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज बिलॉव्ड, अपने बिलॉव्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिलीव,
लेकिन विश्वास करो दैट की आई शल मेक स्पीरियर जर्नीज। मैं जो है सूरज जिस गति से यात्रा करता है, जाता है, चला आता है, उससे ज्यादा तेज गति से मैं यात्रा करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मुझ पर तुम इतना विश्वास करो। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एक्सप्रेस देन ही। अब इतना ही जान लो कि मैं पंख लगा करके उड़ करके जितना जल्दी होगा संभव उतना जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और मेरे पास एक कारण होगा, मेरे पास तुम्हारे पास आने का एक कारण होगा। मैं सूरज की तरह कारण विहीन नहीं हूं, मैं सूरज की तरह चेतना विहीन नहीं हूं। ना तो उसके पास कोई डिजायर है, ना तो उसके पास कोई चेतना है। मेरे पास मेरा लक्ष्य है। जैसे ही मेरा यात्रा पूरा होगा, जैसे ही मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम को खत्म करूंगा, तेजी से पंख लगा करके उड़ करके मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा। और ये मेरे पास सच्चा कारण होगा, इसलिए किसी प्रकार से न डरो और मुझे डराओ। एक बार इसको स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। पिछली रात सूरज चला गया था और आज फिर वापिस आ गया है। उसने यह काम ना तो अपनी इच्छा से की है, ना तो उसके पास इच्छा है, ना तो चेतना है, और ना ही उसके द्वारा विचार करके इस काम को किया गया है। और ये तो तय है कि जो जाता है वो चला आता है, और उसे किसी प्रकार का डर भी नहीं था। लेकिन तुम मेरे मन में एक डर उत्पन्न कर रही हो, जो डर उत्पन्न नहीं करो। और तुम मुझ में विश्वास करो कि मैं जब जाऊंगा और जैसे ही मेरा काम समाप्त होगा तो सूरज के गति से तेज गति से यात्रा करके, सूरज के गति से भी तेज गति से यात्रा करके, पंख लगा करके उड़ करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास कारण है, मेरे पास एक रीजन है, मेरे पास एक एम है, वो है तुम्हारे पास आना। तो हे मेरे प्रिय, मुझे तुम जाने दो। मैं तुमसे ऊब कर नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे तंग होकर के नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे परेशान होकर के नहीं जा रहा हूं। ना तो मुझे कोई महिला मिलने वाली है जिसके लिए मैं जा रहा हूं, तुमसे बेहतर प्रेमिका मिलने वाली है जिसके लिए मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि संसार में जो आनंदप्रद वस्तु हैं उसका मैं थोड़ा सा आनंद ले लूं, ताकि मौत के समय किसी चीज का पश्चाताप नहीं रहे, ताकि हमारी मौत जो हो, मेरी मौत जो हो वो काफी सुंदर हो। इतना तो तय है कि एक दिन मुझे और हर कोई को मरना है, तो मरने से पहले मैं इस संसार में सुंदर चीजों का अनावरण कर लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक दिन मैं और तुम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो मान लो कि ये जो हमारा टेम्परेरी सेपरेशन है, ये हमारा टेम्परेरी सेपरेशन जो अस्थायी अलगाव है, इसको मान लो कि मरने से पहले का एक रिहर्सल है, उसका एक अभ्यास है, उसका एक प्रैक्टिस है। तुम देखो सूरज को, जिसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई चेतना है। कल चला गया था रात, आज फिर वापस आ गया है। उसके पास कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, वो किसी प्रकार से विचार करके इस कामों को अंजाम नहीं देता है। ना तो उसके पास किसी प्रकार का कोई भय है, लेकिन तुम्हारे पास भय है और तुम्हारे भय से मुझे भी भय लगता है। इसलिए मेरे अंदर किसी प्रकार के भय को उत्पन्न नहीं दो मेरे प्रिय, होने दो मेरे प्रिय, मुझे तुम जाने दो। मुझ पर विश्वास करो, जैसे ही मेरा यात्रा समाप्त होगा मैं सूरज से भी तेज गति से यात्रा करके, पंख लगा करके उड़ करके तुम्हारे पास चलाऊंगा। क्योंकि मेरे पास एक रीजन होगा, मैं तुम्हारे पास आना चाहूंगा, ये मेरा रीजन होगा। इसलिए मेरे प्रिय तुम जाने दो। यहां तक समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से। आगे बढ़ते हैं। जितना ध्यान से देखिएगा, इस पोएम को सुनिएगा, थोड़ा लंबा तो होने जा रहा है, उतना ही बेहतर होगा जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ओ फेबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर होता है मानव। मानव बिल्कुल शक्तिहीन है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर मनुष्य का भाग्य खराब हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। तो जब तक मनुष्य का भाग्य अच्छा रहता है, मनुष्य अपने मौज मस्ती में लगा हुआ रहता है। लेकिन जिस वक्त मनुष्य का भाग्य खराब हो जाता है, मनुष्य अपने जीवन में एक घंटा भी जोड़ नहीं सकता, एक पल भी अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकता है, और ना ही बीते हुए समय को वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस एंड बी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। लेकिन हाँ, इतनी तो बात है कि जब हमारे सामने कोई बुरा चांस आता है, जब हमारा भाग्य खराब होता है, जब हमारे सामने कोई बुरा समय आता है, तो हम पूरी ताकत से उससे लड़ते हैं और उसका सामना करते हैं। हमें स्ट्रेंथ मिल जाता है, हमारे पास इतनी ताकत हो जाती है ताकि हम उससे लड़ सकें। मतलब लेखक प्रेमिका को कहते हैं कि तुम्हारे मन में अगर आशंका है कि मेरे साथ कुछ अनिष्ट, कुछ गलत घटित हो जाएगा, तो इतना ही जान लो कि यहाँ भी रहने पर घटित हो सकता है और यात्रा में भी घटित हो सकता है। क्योंकि मनुष्य बड़ा ही कमजोर होता है, ना तो बीते हुए समय को वापस ला सकता है और ना ही अपने जीवन में अपने समय को ऐड कर सकता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जब हमारे साथ कुछ भी बुरा घटित होने को रहता है तो हम पूरी ताकत से उसका सामना करते हैं। हमारे पास उतना स्ट्रेंथ आ जाता है तो कहीं भी रहेंगे तो हम उससे लड़ेंगे। लेकिन हमारे
साथ अगर कुछ बुरा घटित होता है तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। कैसे, तो देखिए, एंड वी टीज इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ्स अस टू एडवांस। एक्चुअली हम जब किसी चीज के बारे में, किसी अनिष्ट के बारे में, किसी बुरे कर्म के बारे में पहले से सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा हो सकता है, अगर हम बुरे ख्यालातों को अपने मन में लाते हैं तो उस बुरे ख्यालातों को रास्ता हम ही दिखलाते हैं और हमारी वजह से ही वो बुरी चीज जो है हमारे साथ होते हैं। इसलिए हमको ऐसा कभी मत करना चाहिए कि हम किसी प्रकार के बुरे चीजों के बारे में सोचें कि ऐसा बुरी चीज, ऐसी बुरी घटना मेरे साथ घटित हो सकती है। इसलिए तुम अपने मन में किसी प्रकार की आशंका और भय को उत्पन्न नहीं होने दो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कमजोर हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय, तुम मुझे जाने दो, अगर मेरे साथ कुछ अनिष्ट घटित होता है, कुछ बुरा घटित होता है तो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और जीत करके वापस तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए हे मेरे प्रिय, तुम मुझे जाने दो। समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। When thou seest not been seized my soul away। अब एक्चुअली महिलाओं में एक प्रॉब्लम होता है। महिलाएं को देखा जाता है, कुछ महिलाओं में, सारी महिलाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खास करके इस पोएम के सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोएम, इस पोएम के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी बताना चाहते हैं कि अपनी बातों को रो करके और सिसक करके रखने का एक आदत होता है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं, When thou seist not bind but seist my soul away। जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे सिसकने से मेरे अंदर की जो आत्मा है, मेरे अंदर की जो सोल है, वो लगता है कि मुझसे दूर हो रहा है। हालांकि बिना हवा का ही, बिना किसी हवा के झटके का ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे सिसकने के कारण से कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। जब तुम सिसकती हो और सिसकन के साथ कुछ बोलती हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिसकने के साथ मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से ब्लड का क्षय हो रहा है, मेरे शरीर से खून जो है वो जा रहा है, सूख रहा है, डिके हो रहा है। इट कैन नॉट बी, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। दैट thou lovest me as thou sayest me। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो और उसको बताने के लिए तुम रोती हो और सिसकती हो, और ऐसा करने से मुझे परेशानी हो रही है। तुम रो करके सिसक करके अपने प्यार को जो मेरे प्रति जताती हो तो तुम्हारे सिसकने से ऐसा मुझे प्रतीत होता है जैसे मेरे शरीर से आत्मा निकल करके दूर हो रहा है। तुम्हारे रोने से मुझे लगता है कि मेरे शरीर का खून जो है वो उसका क्षय हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसा मत करो। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो वो बताने की जरूरत नहीं है, और बताने का ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है। That thou lovest me, that's me, if in dying my life thou waste। और इस प्रकार मुझे लगता है इस तरह से तुम मेरे जीवन को बेकार कर रही हो, रो करके सिसक करके मेरे जीवन को तुम बेकार कर रही हो। Thou art the best of me। अगर तुम्हारा ये कला है, तुम इस प्रकार से अपने प्यार को मेरे प्रति जताती हो, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए तुम्हारा रोना और सिसकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस पैराग्राफ को एक बार देख लीजिए। जब तुम रोती हो, द पोइट इज सेइंग टू हिज बिलव्ड। जब तुम सिसकती हो तो मुझे लगता है कि बिना हवा का मेरे अंदर से मेरा सोल जो है दूर जा रहा है। जब तुम रोती हो तो लगता है कि मेरे अंदर का खून जो है, मेरे शरीर का खून जो है वो क्षय हो रहा है। और इस प्रकार से नहीं हो सकता, तुम इस प्रकार से नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे प्यार करने जितना करती हो मुझसे बताने का जो तरीका वो गलत है। ऐसा अगर तुम करती हो तो इस तरह से मेरे जीवन को, तुम मेरे समय को नष्ट कर रही हो, वेस्ट कर रही हो। और ये तुम्हारा जो कला है प्यार को बताने का, जताने का, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेट नॉट डाई डिफाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी हिल। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे इस महान दिल में, तुम्हारे इस अलौकिक दिल में किसी प्रकार की कोई आशंका उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बुराई, किसी प्रकार की कोई बुरी भावना उत्पन्न नहीं हो, ना तो मेरे हृदय में उत्पन्न हो, ना तो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो। डेस्टिनी मे टेक दे पार्ट। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इसलिए भाग्य को अपना काम करने दो। एंड मे दे फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट बी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। और किसी प्रकार के भय को मन में न पालो, किसी प्रकार के भय को मन में मत आने दो। ऐसा मत सोचो कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, या फिर मेरे साथ कोई अनिष्ट घटना
घट जाएगी। अगर मेरी मौत भी हो जाए, सपोज दैट, मानो दैट बट थिंक बी आर टर्न्ड असाइड टू स्लीप दे हू वंडर कीप, अगर मेरी मौत भी हो जाए तो इतना ही जान लेना है, इतना ही तुमको सोच लेना है कि हम लोग जो है नींद में चले गए। हम लोग एक दूसरे के बगल में जिस प्रकार सोए रहते हैं और सोने के बाद एक दूसरे से कुछ समय के लिए बिछड़ जाते हैं और फिर हम जगने के बाद मिलते हैं, तो मौत भी एक नींद के समान होता है। तो तुमको इतना मान लेना है, आपको इतना मान लेना है कि हम नींद में चले गए, एक दूसरे के आसपास ही हैं। दे हू वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, एक दूसरे लोग जो एक दूसरे के प्रति मन में जीवित रखते हैं, जो एक दूसरे के प्यार को अपने मन में जीवित रखते हैं, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की बुरी भावना को मन में नहीं आने देते हैं, उनका प्यार कभी जुदा नहीं होता है, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय, इन सारी चीज़ों को अपने मन से निकालो और मुझे जाने दे। एक बार मैं पूरी कविता को शॉर्ट में हिंदी में बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, जितना ध्यान से सुनिएगा उतना बेहतर होगा, ताकि आगे चल के क्वेश्चन आंसर कर ले। हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे तंग आकर के, थक करके, परेशान होकर के, ऊब करके नहीं जा रहा हूँ। ना तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मुझे कोई तुमसे सुंदर दूसरी बेहतर महिला यानी प्रेमिका मुझे मिल जाएगी। संसार मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका और पत्नी नहीं दे सकती है। मैं तो इसलिए जाना चाहता हूँ कि एक दिन मुझे मरना है और हर कोई को मरना है। तो मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले इस संसार का कुछ आनंद ले लूँ, अपने कुछ जो जीवन के पल है उसको आनंदमय तरीका से व्यतीत कर लूँ। मरना तो है ही, और जब मैं मरूं तो मेरा मौत शानदार हो, मुझे किस प्रकार का पश्चाताप नहीं हो, इसलिए तुम मुझे जाने दो। देखो कल रात सूरज चला गया था फिर आया, ना तो उसके पास कोई इच्छा है, ना तो उसके पास कोई चेतना है, और ना ही उसके पास आने जाने का कोई शॉर्टकट तरीका है। वो कुछ सोच विचार करके कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ आता है और जाता है। मुझ पर विश्वास करो, मेरा जैसे ही यात्रा खत्म होगा मैं तेजी से, सूरज से भी तेज गति से यात्रा करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। पंख लगा करके उड़ करके वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक कारण होगा तुम्हारे पास पहुंचना। मनुष्य बड़ा कमजोर होता है, उसकी शक्ति बड़ी कमजोर होती है। अगर उसका भाग्य खराब हो जाए तो अपने जीवन में ना तो समय जोड़ सकता है और नहीं बीते हुए समय को बुला सकता है। हालांकि हमारे सामने अगर कोई बुरा चीज आता है, अगर हमारा सामना किसी अनिष्ट चीज़ों से होता है, तो हम पूरी ताकत से उससे लड़ते हैं और उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। हमें ऑलमाइटी गॉड जो ईश्वर जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम उस पर जीत हासिल कर सके। लेकिन हमारे साथ जो बुरा घटित होता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन बुराइयों को हम ही रास्ता दिखलाते हैं। क्योंकि हम किसी बुराइयों के बारे में, किसी अनिष्ट के बारे में, किसी भय के बारे में बार बार सोचते हैं, जिससे उसको हमारे साथ घटित होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा मत करो। तुम सिसकती हो और रोती हो, तुम्हारे सिसकने से मुझे प्रतीत होता है कि मेरा आत्मा बिना किसी हवा का मेरे से दूर जा रहा है। जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है मेरे शरीर के खून का क्षय हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो तुम बताती हो, और तुम बताने का अगर तुम्हारा ये तरीका है तो इस प्रकार से तुम मेरा जीवन बर्बाद करती हो, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हे मेरे प्रिय, ये सब नाटक छोड़ो, रोना धोना छोड़ो, मुझे तुम जाने दो। जाने के बाद मैं वापस आऊँगा, तुमसे मिलूंगा, सूरज से भी तेज गति से यात्रा करूँगा। किसी भी प्रकार से तुम अपने अलौकिक हृदय में मेरे प्रति कोई बुरी भावना मत आने दो। इतना ही जान लो कि जो कुछ होना होता है वो होके रहता है। भाग्य में लिखा को कोई टाल नहीं सकता है। भाग्य पर विश्वास रखो, जो होना होगा होगा। इसलिए किसी प्रकार के भय से आशंकित नहीं हो। बस इतना ही सोचो कि अगर मौत आ जाती है तो मौत एक नींद के टर्म के समान है। जिस प्रकार हम एक दूसरे के साथ सोए रहते हैं और नींद आ जाने के बाद हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, फिर हमारा मिलन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मौत जो है एक सेपरेशन है, एक नींद के समान है। अगर मर भी गए, हम बिछड़ भी गए, तो पुनः हमारा जन्म होगा, फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे। इतना ही ध्यान में रखें, वे लोग जो एक दूसरे के प्यार को अपने मन में जीवित रखते हैं, किसी प्रकार के मन में आशंका और भय को नहीं आने देते हैं, उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। वो हमेशा के लिए अमर रहते हैं, उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रहता है। दोस्तों, मैंने आज इस कविता के मीनिंग को आपको समझाया मोटा मोटी तौर पर कि इसका यही मीनिंग है। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास की तरह एक ही चीज़ को बोर्ड पर लिख करके समझाना तो संभव है नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटी तौर पर ये समझ में आ गया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब मैं आगे क्वेश्चन आंसर करूंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस सेशन को बार बार सुनिए, अगर आप 12th की स्टूडेंट है, अगर आपको एग्जाम देना है तो, और सुन करके समझने की कोशिश कीजिए। आज दीजिए विकास कुमार को इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।